नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हो गया है। इस सत्र को लेकर जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। सत्र के पहले दिन की शुरुआत भारी हंगामे के साथ हुई। 5 दिनों के सत्र में इस बार राज्य सरकार यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाने जा रही है, जिसे लेकर सीएम मोहन यादव ने दावा किया है कि यह बिल प्रदेश के लिए ऐतिहासिक होगा और सभी के लिए एक समान कानून लागू करेगा। लेकिन इस समान नागरिक संहिता को लेकर सूबे की सियासत भी खूब गरमाई हुई है। विपक्ष ने तीखे सवालों के साथ मोर्चा खोल रखा है। विपक्ष का आरोप है कि मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए राज्य सरकार यूसीसी बिल ला रही है। तो वहीं मुस्लिम समुदाय भी इस बिल के विरोध में मैदान में उतर आया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यूसीसी बिल को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। जब सरकार दावा कर रही है कि इस बिल में सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, तो फिर आपत्ति किन बातों को लेकर है? इस पूरे मुद्दे पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं सीएम मोहन यादव का वो बयान और फिर दिखाएंगे विरोध करने वाले लोग इसके पक्ष में क्या दलील दे रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है, आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा। यूसीसी का और कई प्रकार के विषयों का आज यहाँ रखा जाना, यह हमारे सबके लिए आजादी के बाद का सबसे बड़ा दिन है। कि हमारे ट्राइबल जितने साथी हैं वो इस पूरे मुद्दे को समझ लेंगे गंभीरता से, और जब गंभीरता से समझ लेंगे तो उनको सरकार का जो उनके साथ मुसलमानों के कंधे पे रखकर धोखा किया जा रहा है वो उनको समझ में आ जाएगा। पूर्व में इन्होंने ऐसे पारित करे और ये कहा है कि हम आपको अलग रखेंगे, और उसके बाद कई उदाहरण मैं जब ये पटल पर आएगा दूंगा कि उसके बाद उन्होंने उनके साथ धोखा करा और उन्हें भी शामिल करा। रहा सवाल रामेश्वर शर्मा जी का कि मौलवी मुल्ला, तो मौलवी मुल्ला नहीं, हम लोग किसी के भी दबाव में नहीं आते। जनता बहुत समझदार है, ये सिर्फ संविधान के दबाव में आती है और आसमान वाले के ये बेतुकी बातें। आज मध्य प्रदेश सरकार यूसीसी का बिल मध्य प्रदेश के हाउस में लेकर आएगी और पास भी होगा। कांग्रेस केवल इस बिल का इसलिए विरोध करना चाहती है कि कांग्रेस हलाला जैसी कुप्रथाओं को बढ़ावा देना चाहती है, मुल्ला मौलवियों से दहशत में रहना चाहती है। पहले भी साहबानो प्रकरण में जब साहबानो जीती थी तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उस प्रकरण को, सुप्रीम कोर्ट के प्रकरण को सदन में ले जाकर बदला था। इसका मतलब कांग्रेस मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव करना चाहती है, उनको बेइज्जत करना चाहती है। लेकिन आज हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, हलाला जैसी कुप्रथा हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। मुस्लिम बहन बेटियों को भी सम्मान की जिंदगी जीने का हक और अधिकार है। जो मध्य प्रदेश हुकूमत फिलहाल में जो इतनी जल्दबाजी में यूसीसी को लागू कर रही है और ये बता रही है कि हम सबको समान कानून देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपत्ति मेरी है कि अगर जब आप सबको समान कानून देने की बात करते हैं तो आपने आदिवासी समाज को इससे दूर क्यों किया है? आज लगभग 21% आदिवासी समाज के लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं। उन लोगों को अगर आप अच्छा समझते हैं इस कानून को, तो उन लोगों को वंचित क्यों रखा गया है? जहां तक के मुसलमानों की बात है तो यूसीसी का हम लोगों ने शुरू से विरोध किया है। तो यूसीसी विधेयक आज विधानसभा में पेश कर दिया गया। इसी को लेकर सियासत गर्मा गई है। सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सभी के साथ हम चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। सबसे पहले सभी का परिचय हम आपसे करा देते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शावर आलम जी जुड़े हुए हैं, साथ में कांग्रेस प्रवक्ता शहरियार खान साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, और हमारे साथ पीरजादा तौकीर निजामी, समर्थक AIMIM की तरफ से इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं, और वरिष्ठ पत्रकार जयंत वर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। शुरुआत शावर जी मैं आपसे ही करता हूं, क्योंकि थोड़े दिन पहले यूसीसी की चर्चा हुई। मोहन यादव ने अपने एक संबोधन में कहा, फिर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, आज विधानसभा में पेश भी कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को बहुत ज्यादा जल्दी है, जल्दी से जल्दी यूसीसी पेश हो जाए। विपक्ष का यही आरोप है कि ध्यान मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी जानबूझकर यह यूसीसी वाला मुद्दा और यूसीसी विधानसभा में पेश कर रही है। नहीं, देखिए ऐसा है कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। ये मुद्दा आज का नहीं है, ये तो जनसंघ के संस्थापक सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नारा था कि एक विधान एक संविधान, और संविधान के अनुच्छेद 44 में भी
इसका प्रावधान है कि किसी भी धर्म जाति के जो विशेष कानून है पर्सनल लॉ, उससे हटकर संविधान में महिलाओं के अधिकार के लिए विवाह में, तलाक में, बच्चा गोद लेने या संपत्ति के बंटवारे में समान अधिकार हो। ये अनुच्छेद 44 से लिया गया फैसला है, जिसको अब भारतीय जनता पार्टी ने लागू करने का प्रयास किया और लागू लगभग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आप मुझे इतना जानकारी नहीं, शावर आलम साहब आप भी मुस्लिम हैं, बहुत सारे मुस्लिम संगठन जो हैं उसका विरोध कर रहे हैं, तो एज ए मुस्लिम आप क्या कहना चाहेंगे बाकी मुस्लिमों को जो इसका विरोध कर रहे हैं? मैं अगर पार्टी से हटके, बड़ी अच्छी बात कही आपने, मैं अगर पार्टी से हटके कोई बात करूं तो जिस प्रकार से 1986 में शाहबानों के प्रकरण को, तलाक का जो मामला था, उनके अधिकार का, भरण पोषण का, वो हमने मुस्लिम समाज ने, राजीव गांधी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को निष्क्रिय कर दिया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत के विरुद्ध फैसला दिया था। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने मुस्लिम हैं? देखो भाई, ऐसा है कि जब आप साथ आओगे तो साथ रहोगे, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी को कहते हैं कि आप कब खड़े होते हैं। आपने, ये मैं व्यक्तिगत बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को अपना कभी माना नहीं, कभी समझा नहीं। अब तो सवाल इस बात का है कि जो राजनीतिक दल आपके साथ थे या जो आपके साथ जिनको आप साथ देते हैं, वो आपके साथ कितने हैं, ये भी देखना चाहिए। तो अगर इस फैसले को, अगर आपको लगता है कि धर्म के विपरीत है, तो इसके लिए पार्टियों से बैठ के बात की जा सकती है। पार्टी से बैठने का प्रावधान इसलिए नहीं है कि ना तो आपके पास भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य है, ना कोई आपका विधानसभा में, ना राज्यसभा में, और फिर आप उस राजनीतिक दल को अपना दुश्मन मानते हैं, तो वो आपकी बात क्यों सुनेगी? अब आपके पास रास्ता है कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में आप जाकर के ये बता सकते हैं कि ये हमारे धर्म के विपरीत है। उसके लिए आपको अच्छी खासी बहस करना पड़ेगी। यदि इसमें सुप्रीम कोर्ट चाहे तो परिवर्तन हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई परिवर्तन करे। ठीक है, खान साहब आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। कांग्रेस विरोध करती रह गई और आज बिल जो है, विधेयक जो है, वो सदन में पेश भी कर दिया गया। देखिए, मध्य प्रदेश में जितने ज्वलंत मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, लगभग 22 साल भाजपा की सरकार को हो गए हैं, और अभी पिछले 2023 से, जब से मोहन यादव जी इस प्रदेश के मुखिया बने हैं, उसके बाद वो पहली बार अपने उज्जैन में जो जमीन घोटाले में गिरे हैं, उसी से ध्यान भटकाने की, लटकाने की और जनता को गुमराह करने की ये राजनीति है कि 2 महीने के अंदर इसकी एक कमेटी बनाई 2 महीने पहले, और उस कमेटी के माध्यम से जो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि 9,78,000 इसमें लोगों की राय आई, राय शुमारी करी, इसको जनता के बीच में रखा। आप भी मीडिया में हैं, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं, मेरे को नहीं मालूम कि आप तक ये खबर आई कि ये मध्य प्रदेश की सरकार ने 80% मुस्लिम महिलाओं के बीच में इसकी रायशुमारी करी। बात यह है कि ये ध्यान भटकाने की, और ये कॉमन सिविल कोर्ट बिल कहाँ रहा, यूसीसी कहाँ रहा? क्योंकि जो संविधान की धारा 14 बोलती है समानता का अधिकार, वही अधिकार का हनन तो इस बिल में हो गया जब आदिवासियों को इससे बाहर रख दिया। तो यही तो आपत्ति है कि आप राजनीतिक चश्मे से, राजनीतिक फायदे के लिए, जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जो ये प्रपंच कर रहे हैं, उसी को तो ओवरनाइट आपने 2 महीने में लाके सदन के पटल पर रख दिया। जब ओबीसी का बिल लगभग 2019 से, जब कमलनाथ सरकार ने उसको 27% ओबीसी को अधिकार देने की बात करके वो बिल को लागू कराया, उसको लटकाने के लिए, रवि जी आपको शायद मालूम है कि नहीं, 1,10,00,000 रुपए वकीलों की फीस दे दी है। उस बिल को फुटबॉल बना दिया है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, और मध्य प्रदेश के ओबीसी को आर्थिक मजबूती ना मिले, यह ओबीसी मुख्यमंत्रियों का इनका चाल चलित चेहरा दिख रहा है। तो ये बात है कि ये जनता के हितैषी नहीं है, किसी भी समाज के हितैषी नहीं है। लेकिन आर्टिकल 44 तो बिल्कुल आर्टिकल 44 खान साहब, आर्टिकल 44 तो यही कहता है ना कि राज्य को, सरकारों को समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रयास करने चाहिए। शायद यही कर रही है बीजेपी अलग अलग स्टेट में। बिल्कुल। तो देखिए, वही बात तो है कि एक आंख से आप देखो माँ को और एक से देखो मौसी को, ऐसा नहीं चलेगा ना।
बात जब 44 आर्टिकल 44 की है और वो अधिकार सरकार को दे रही है, तो इसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आर्टिकल 25 से 28 तक ये हमको छूट देता है कि धर्म की स्वतंत्रता है, हम किस धर्म को किस तरह से मानेंगे। ये भाजपा के मुख्यमंत्री या भाजपा की केंद्र की मोदी सरकार नहीं तय करेगी। और वो मोदी सरकार जो कि खुद अपने घर की जसोदा बेन को अधिकार नहीं दे पा रही। लेकिन ठीक है पीरजादा साहब, लेकिन उनको आज तक अधिकार नहीं दे रहे। ठीक है, भाजपा के लोगों का कैसा ये ठीक है आचरण है। पीरजादा साहब, मुस्लिम महिलाओं का तो दर्द आपके पास इतना है, लेकिन जसोदा बहन क्या इस भारत की बेटी नहीं है? उनका दर्द ठीक है। मैं दूसरे मेहमान व्यक्तिगत ना जाएं, क्योंकि हम मुद्दे पे ही रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पीरजादा साहब, मैं देख रहा हूं बहुत सारे व्यक्तिगत महिलाओं के अधिकार की बिल की बात हो रही है, तो जसोदा बहन भी इस भारत की बेटी है। उनके अरे ठीक है, वो अपनी आवाज उठाएंगी अगर कुछ ऐसा होगा तो ठीक है। पीरजादा साहब मैं आपकी तरफ रुख कर रहा हूं। बहुत सारे मुस्लिम संगठन यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि बीजेपी इसको ला रही है, बल्कि देश का संविधान कहता है, आर्टिकल 44 में यह कहा गया है कि समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने को सरकारों को प्रयास करने चाहिए, आगे आना चाहिए। एक देश में एक कानून चलना चाहिए, एक विधान चलना चाहिए, तो इतना विरोध क्यों? रवि जी, बिल्कुल आप देखिए, इस बात को समझने की बहुत कोशिश करना पड़ेगी आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुस्लिम संगठन है, जो ईसाई हैं और जो लोग भी हैं भारत में, जो इस देश के मूल निवासी हैं, वो लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखिए, हमारी परंपराएं हैं, हमारा रहने का ढंग है, हमारी पूजा पद्धति है, हमारा जो जायदादें हैं उसको कैसे बांटना है, इन सब तरह का एक पर्सनल लॉ है। उस हिसाब से पूरा सिस्टम को चलता है, जिसकी मान्यता हमारा जो भारत का कानून है उसको देता है, उस बहुत सारी चीज। लेकिन सवाल ये उठता है कि बार बार आप देखिए ना कि एक ही चीज को रिपीट किया जा रहा है। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो है, फिर ये सामान्य नागरिक कहां से रह गया मामला, आप इसको देखने की यूसीसी का जो मामला है, भाई आदिवासी समाज को आप सिर्फ इसलिए इस जो है ना काले कानून से दूर करना चाहते हैं क्योंकि उनकी खुद की बहुत सारी परंपराएं हैं, वो बहु विवाह करते हैं। तो मुस्लिम समाज में आपको बता दूं कि मुस्लिम समाज, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, सरकारी आंकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा ये कहती है कि मुस्लिम समाज भारत में 1.9% लगभग दूसरी शादियां करता है। वो दूसरी शादियां तब करता है जब उसके सामने बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, या मान लीजिए उससे बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है, या बहुत सारे इतने हैं, या उनमें पौरुष जो शक्ति है वो नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक रीजन होता है, जब रीजन होता है और रीजन के हिसाब से किया जाता है। लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में आपने जो हिंदू समाज पूरे रह रहा है, आप उस हिंदू समाज से आप ये पूछिए कि यूसीसी को लागू कर देने से आपका क्या फायदा है, आपका क्या भला है। ये भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानीय शावर आलम साहब बैठे हैं, जो प्रवक्ता हैं, उनको भी बताना चाहिए कि भाई हिंदू समाज का इस यूसीसी के बिल लाने से उनको क्या फायदा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा है कि हिंदू के समाज में बहुत सारे लोग दूसरी शादियां करते हैं। जैसे एक ताजा उदाहरण है, आप समझ लीजिए कि हेमा मालिनी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने भी सेकंड मैरिज धर्मेंद्र के साथ की थी। तो वो कम से कम वो बताएं कि आपकी अपनी सांसद ने किस कानून के तहत कैसे शादी की थी। दूसरे, मैं रामेश्वर शर्मा का भी ज्ञान ठीक करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए। मैं रामेश्वर शर्मा जी का भी ज्ञान ठीक करना चाहता हूं कि बार बार आप हलाला और इस तरह की बातें करते हैं, तो आप समझ ले कि मुस्लिम इस्लाम कुरान में कहीं भी इस तरह का हलाला का जिक्र नहीं है। हाँ, नियोग, जो आपके धर्म में नियोग वाला सिस्टम है कि आपकी पत्नी बच्चे पैदा नहीं कर पाए तो उसको दूसरे जगह भेजकर नियोग कराया जाता है। तो पहले वो नियोग कैसे कराया जाता है, नियोग क्या होता है, उसके बारे में ज्ञान देना चाहिए, पर दूसरे धर्म की तरफ आपको झांकना चाहिए। तो इस तरह का ज्ञान देना अलग बात है। पीरजादा साहब, पीरजादा साहब, इसमें आप नियोग का जिक्र कर रहे हैं, आप पता नहीं कौन से नियोग का जिक्र कर रहे हैं। जो 1 मिनट पीरजादा साहब,
आप नियोग का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन नियोग ये तो पता नहीं कौन से जमाने की पुरानी कहानियां आप कह रहे हैं जिनका आज के जमाने में कोई अस्तित्व नहीं है। एक देश एक कानून का मकसद यह है, एक देश एक कानून का मकसद यह है कि इस देश में कोई भी नागरिक हो, सबके लिए समान कानून होने चाहिए। एक तरफ हम देखते हैं कि मुस्लिम बच्चियों को संपत्ति का अधिकार हिंदुओं में बराबर मिलता है, वहां मुस्लिमों में आधा मिलता है। शादी की उम्र तय है, वहां पे शादी की उम्र तय नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे, कोई भी व्यक्ति अगर ये अगर कानून के तहत आ जाए, अगर ये लिखित रूप में आ जाए तो मुस्लिम महिलाओं के लिए अच्छा होगा ना। ये कितने मामले हैं 3 तलाक के जो गए, हालांकि 3 तलाक का कानून नहीं बनता, उससे पहले कितने सारी चीजें सामने आई थी। तो अगर हम धार्मिक स्वतंत्रता, अपनी परंपराओं की बात करते हैं तो उसके नाम पे बहुत सारी कुप्रथाएं भी तो चल रही है ना, उनको भी खत्म करेगा यूसीसी। अरे रवि साहब, वही तो मैं पूछ रहा हूं कि कौन सी कुप्रथाएं हैं जो चल रही हैं जिसको यूसीसी खत्म करना चाहता है। यूसीसी सिर्फ मियाओं को टाइट करना चाहता है, ईसाइयों को टाइट करना चाहता है। अभी आदिवासियों का आपको वोट चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, तो आदिवासी समाज को आपने यूसीसी के दायरे से दूर कर दिया, क्योंकि वहां भी बहु विवाह होते हैं। मैं जैन जी की तरफ रुख करता हूं। ठीक है, करके एक मेला लगता है आदिवासी समाज का, वहां चॉइस होती है। मैं जवाब लूंगा, मैं आलम साहब से जवाब लूंगा, लेकिन जल्दी से जैन जी को भी चर्चा में शामिल कर देते हैं। जैन जी, क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से बीजेपी सरकार जल्दी से इसका जिक्र किया, फिर कैबिनेट की मंजूरी मिली, हमने 10 लाख लोगों की राय भी ले ली और आज सदन में पेश भी हो गया और हो सकता है बहुत जल्दी ये लागू भी हो जाएगा। वाकई में ये ऐसा एजेंडा है जिसके लिए इतनी तत्परता इतनी जल्दी दिखानी चाहिए थी, या फिर एक बीजेपी का एजेंडा है जिसे अलग अलग राज्यों के जरिए बीजेपी पूरा कर रही है? जैन जी, आप मुझसे पूछा है? जी 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 जैन जी। जैन जी, आपसे ही था ये सवाल। अच्छा, देखिए, ये जो समान सिविल संविदा की बात है, ये तो संविधान के आर्टिकल 44 में लिखी हुई है और 77 साल हो गए और अभी तक का ये लागू नहीं किया था। ये लागू किया, ये तो संविधान के अनुसार है और इसमें कोई दिक्कत नहीं। संविधान में ही आदिवासी के लिए विशेष प्रावधान है और पूरे भारत में 5वीं अनुसूची के लिए पेशा कानून आया हुआ है। तो पेशा कानून में ये प्रावधान है कि आप उनके जनजातीय जो संस्कृति है, जो उनकी परंपराएं हैं, जो उनके रीति रिवाज हैं, उसके खिलाफ कोई कानून नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो आदिवासी कानून है वो कोडिफाई नहीं हुए हैं, बाकी सब कोडिफाई हो चुके हैं। तो इसलिए उनको ये विशेष प्रावधान था और इस कानून में जो अभी विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है, जनजातीय समाज को अलग रखा गया है। तो मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और शरीयत कानून शुरू से ये कहते हैं कि शरीयत के खिलाफ है। भाई, अब शरीयत में तो बहुत सारी बातें भी हैं कि यदि चोरी करेगा तो हाथ काट देंगे और बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कदम है और संविधान के अनुकूल है और इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। इसमें कोई खराबी नहीं है। समान सिविल संविदा जो है, ये भारत में बहुत दिन से जो लंबित एक मतलब मुद्दा था, वो आज पूरा होने जा रहा है। उत्तराखंड की सरकार ने तो लागू कर दिया है। वाकई में ये एक समाज सुधार का मुद्दा है। तो फिर ये हमेशा राजनीतिक एजेंडे के तौर पे क्यों पेश किया जाता है कि ये बीजेपी इसलिए ला रही है कि मुस्लिमों को टारगेट करना है, अपना अपना वोट बैंक है तो उसको छोड़ दिया, जिसका वोट बैंक है तो वो शाहबानो वाला मामला हुआ था। ये सामाजिक सुधार के दृष्टिकोण से क्यों नहीं देखा जाता, हमेशा पॉलिटिकल एंगल से क्यों देखा जाता है? ये बिल्कुल सही है। पूरा ये समाज सुधार का कानून है और ये स्वागत किया जाना चाहिए। मुझे लगता है इसका विरोध करना गलत है। आलम साहब, जो एक सवाल सभी जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस की तरफ से बात कर ले या फिर पीरजादा साहब कह रहे थे कि भाई आपने मुस्लिमों को तो सीधा सीधा टारगेट कर दिया, लेकिन आपने आदिवासियों को छोड़ दिया। तो हर जगह अगर आपको लगता है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, तो वो तो आदिवासी महिलाओं के साथ भी हो रहा होगा। जैसे इनकी अपनी मान्यताएं वैसे उनकी भी अपनी मान्यताएं हैं। तो एक को आपने छोड़ दिया और दूसरे को इसमें शामिल कर दिया, तो क्यों ना कहा जाए कि एक स्पेसिफिक वर्ग को आप टारगेट कर रहे हैं?
रवि जी, मैं आपको बता दूं, आदिवासियों को इसमें छूट इसलिए दी गई है कि आदिवासियों का अपना पर्सनल लॉ नहीं, उनका कोई ऐसा कानून नहीं है व्यक्तिगत जिससे वो चलते हों। वो आदिवासी तो आज भी जिसको अब धीरे धीरे हम पूरावासी बनाने के प्रयास कर रहे हैं पिछले 70 सालों से ही, या 100 साल से मान लें, ये तो आदिवासी हैं, आधावासी हैं। तो ये आधावासी का अपना संविधान नहीं है कोई। जिन लोगों के व्यक्तिगत संविधान है, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, या क्रिश्चियनों का भी अपना एक संविधान है बाइबल के अनुसार, तो भारत में ये सभी संविधानों को एक जो अनुच्छेद 44 है उसके अंतर्गत एक समान कानून होना चाहिए। ये वो प्रावधान है। भारतीय जनता पार्टी ये कोई व्यक्तिगत कानून नहीं ला रही, ये संविधान के अनुच्छेद 44 से लिया गया ही प्रावधान है कि जिसमें एक समान कानून होना चाहिए, विशेषकर महिलाओं के लिए। उनके विवाह, उनकी तलाक, उनका बच्चा गोद लेने का अधिकार और बंटवारा। अब बंटवारे का अधिकार तो इस्लाम में भी दिया हुआ है बराबर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रहा सवाल बहु विवाह का, तो जब तक के पहली पत्नी सहमति नहीं देती है आप बहु विवाह कर ही नहीं सकते। आप पता कर लीजिए कि अगर आपकी पत्नी, मैं मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं, अगर वो कहती है कि नहीं आप शादी नहीं कर सकते, तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसको दूसरी शादी करेंगे जब तक कि वह सहमत ना हो, कारण जो भी हो, तो सहमति जरूरी है, वो आपका लागू रहेगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी या देश के किसी भी कानून में आपके अपने अधिकार जो होते हैं धर्म को मानने के, उसका अधिकार कोई नहीं छीन सकता। हम जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म को हमको मानने से कोई नहीं रोक सकता। यह भारत का भी संविधान है और ना भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आपकी स्वतंत्रता है कि आप अपने धर्म को माने, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, इस पर कोई रोक नहीं है। तो मेरा ये निवेदन है, अभी हमारे निजामी साहब ने कहा कि रामेश्वर शर्मा का भी, तो इन्होंने मुझे भी शामिल किया उसमें कि मेरा ज्ञान ये दुरुस्त कर रहे हैं। देखिए, आप मेरा ज्ञान दुरुस्त नहीं करिए, आप मेरे मित्र भी हैं निजामी जी, और मैं हर मामले में, चलिए हो सकता है आपसे ज्यादा ज्ञान नहीं रखता हूं, लेकिन मैं काफी ज्ञान रखता हूं और मैं ज्ञान की ही बातें करता हूं और संविधान के अनुरूप करता हूं। कोई पार्टी की चाटुकारिता के माध्यम से बात नहीं कर रहा। जो बात मैं कर रहा हूं, जो कानून बन रहा है, ये संविधान के अनुरूप ही है। निजामी जी, सवाल जन चर्चा का, निजामी जी रिस्पॉन्ड कीजिए। मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, आप जानते हैं, ठीक है, इन आंकड़ों पे बहुसंख्यक का बहुमत होता है। आपने अगर यदि इस पे विरोध किया भी होगा तो भारत में आपकी हमारी संख्या 20% से ज्यादा नहीं है, तो 80% तो सहमत है ही ना। इसी प्रकार से हर कानून में अगर वो चाहें कि वो अपने संविधान के अनुरूप बहुसंख्यकों के हित में कोई कानून लाएंगे, तो जीवन में आप कभी भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हाँ, भाईचारा, एकता, भारत की एकता, अखंडता के और प्रभुत्व के नाते, भ्रातृत्व की ठीक है, निजामी साहब जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। ठीक है, ठीक है आलम जी, ठीक है, चुप नहीं होंगे मैं कैसे आगे, ठीक है, ठीक है निजामी साहब, ठीक है, ठीक है, हो गया, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। बड़े गुणी हैं और बड़े जानकार हैं, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे ये बताना पड़ेगा, जिस तरह 80 और 20 का रेशो ये बता रहे हैं भारत में, तो इनको इनके ज्ञान के हिसाब से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि भारत में जो हिंदू समाज है हमारा, उसके 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो शूद्र है, पूरा का पूरा शूद्र, जैसे आदिवासी हो गए, दलित समाज के लोग हो गए, पिछड़े वर्ग के लोग गए, इसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को छोड़कर इनकी जनसंख्या इस देश में केवल 15% है। ये 15% के लोग हैं और बाकी के जो 85% लोग आते हैं, जिसमें मुस्लिम, ईसाई और सारे लोग आते हैं, वो कह रहे हैं, वो सारे के लोग जो हैं, जो भी दलित समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, वो कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है। तो वो हिंदू की बात को कहां मानते हुए दिख रहे हैं? सामान्य तरीके से जो ज्ञान देते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। अगर मुस्लिमों को, ईसाइयों को इन्हें टाइट नहीं करना हो और इसके बाद वो फिर दलित समाज को टाइट करेंगे, क्योंकि दलित समाज जो है ना, पूरा छूत और अछूत के हिसाब से आता है। उनको घोड़ी पे बैठने का, उनके बेटे को, लेकिन निजामी साहब एक मिनट, बताना पड़ेगी कि इस देश में जो ठीक है, ठीक है, हो गया आलम साहब, ठीक है आलम साहब जल्दी से, ठीक है आलम साहब जल्दी से। देखिए, निजामी जी के ज्ञान को मैं दुरुस्त कर देता हूँ। जब से भारत में 20% एक होने की बात करी है आपने, 80% खुद ब खुद एक हो गए। देखिए, 80% में 15% छोड़ दीजिए,
बाकी लोग कह अरे रहे हैं भाई, जब हिंदू आप नहीं है, 20% वो के एक बताने होने में की बात करते हैं तो भाई 80% दलित कह रहे हैं तो हिंदू हिंदू नहीं है, होगा। आदिवासी कह रहे हैं हिंदू नहीं है, पिछड़े वर्ग के लोग कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है, तो वो ज्ञान तो अच्छा। आपको देना पड़ेगा, और वो जब बताना मतदान पड़ेगा। होता है, जब लेकिन मतदान कहीं होता ना है तो कहीं आपके पक्ष में हो जाता है, इनकी चाल कांग्रेस के पक्ष में हो जाता है, वो तो 80% एक हो जाता है ना। ठीक है, मैं खान साहब की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, मेरे पास, ठीक है खान साहब, ठीक है खान साहब, ठीक है खान साहब, मैं आपकी तरफ जा रहा हूं। ठीक है खान साहब, दिक्कत ये होती है इस चर्चा में, जब हम चर्चा शुरू करते हैं तो हम कहते हैं हिंदू, SC, ST, दलित, आदिवासी। हम सभी अपने आप को एज ए इंडियन क्यों नहीं देखते? हम एक भारतीय नागरिक हैं, और जब हम भारतीय नागरिक हैं तो हमें समान कानून, समान विधान, इन सब चीजों को मानना होगा। जो अधिकार हिंदू महिलाओं को मिले हैं वही अधिकार मुस्लिम महिलाओं को भी मिले, तो उसमें फिर बुराई क्या है? आदिवासियों को भी इसमें शामिल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए रवि जी, यही तो कांग्रेस की लड़ाई है। भाजपा यही तो समाज को बांटने की जो इनकी राजनीति है, 80-20 जो करते हैं, वही तो इनकी ये राजनीति है। क्योंकि ये समाज को बांट के ही इस भारत पे राज कर रहे हैं। और मेरे मित्र बोल रहे थे कि वो एक हो गए हैं और वो संविधान बना रहे हैं, तो ये संविधान नहीं बना रहे, संविधान की हत्या करके समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यूसीसी का जो ये बिल है, इसमें ये हमारे आदिवासी भाई बहनों के बीच में जो कुप्रथाएं हैं, अभी हाल में रवि जी झाबुआ में 15 दिन पहले की बात है, एक आदिवासी महिला को बीच खेत से बुआई करते में 13 लोग उठा के ले गए, और उसके साथ क्या करा है वो किसी से छुपा नहीं है। तो ये कुरीतियां अगर आदिवासी समाज वो में तो कानून व्यवस्था का मामला है ना खान साहब, वो किसी धार्मिक, वो कोई धार्मिक रीति रिवाज नहीं है, वो तो क्राइम का मामला है, वो तो क्राइम का मामला है। वो यही बात तो हम लोग बोल रहे हैं कि जब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर कम उम्र में शादी हो जाती है, तो भारत का संविधान यहाँ पर लागू होता है कि 18 साल जो संविधान ने दी है बच्चियों की शादी की एज, उससे कम में कोई नहीं कर सकता, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या ईसाई हो या सिख हो, उस पर भारत का कानून लागू होगा, उस पर सजा होगी। जो 3 तलाक का कानून लाए थे, क्या बोल के लाए थे कि मुस्लिम महिलाओं का बड़ा शोषण हो रहा है। आप बताइए, वो कानून आने के बाद देश में कितने प्रकरण अभी दर्ज हो रहे हैं? ठीक है, इस मुद्दे पे चर्चा और संवाद होना चाहिए, इस मुद्दे पे चर्चा और संवाद होना चाहिए। सबकी अपनी आपत्तियां हैं, सबकी अपनी सहमतियां हैं, लेकिन वही मैंने शुरुआत में कहा कि हम अपने आप को अगर हिंदू, मुसलमान, दलित, SC, ST, आदिवासी के तौर पे देखेंगे तो शायद इस यूसीसी का मतलब नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम खुद को ये ना कहें हम एक भारतीय हैं और भारतीय नागरिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।